नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेलवे के टेक्नीशियन और एएलपी पोस्ट में जो वैकेंसीज़ निकली थी, उसका एनालिसिस किया था, जिसमें हमें ये पता चला था कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में करीब 40 आउट ऑफ 100 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 35 आउट ऑफ 100 नंबर के क्वेश्चंस जनरल साइंस से आते हैं। अगर हम जनरल साइंस में अच्छी पकड़ बना लें, तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिजिक्स के ऊपर अपना पहला लेक्चर लाए हैं, जिसका पार्ट 1 ये है। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर, कौन-कौन से डिवाइसेस से हम क्या-क्या मेजर करते हैं, वेक्टर वर्सेस स्केलर, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, कौन सी स्केलर होती है, न्यूटन्स के लॉज, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, पेंडुलम एंड सम क्वेश्चंस। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन को भी हम लोग करते चलेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स जिसके बारे में हमारे एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में से निकाला गया है कुछ इंपॉर्टेंट जो बार-बार एक ही टॉपिक, एक ही क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एसआई यूनिट्स को कलेक्ट करके हमने एक टेबल बनाया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी, इसकी एसआई यूनिट्स हर्ट्ज होती है, एंगल जिसकी एसआई यूनिट्स रेडियन एंड स्टेरेडियन होती है, जब प्लेन एंगल को मेजर करना हो तो रेडियन उसकी एसआई यूनिट होती है, अगर सॉलिड एंगल यूज करना हो तो स्टेरेडियन यूज होता है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है, जो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, और उसकी मैट्रिक यूनिट बार होती है, जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इससे इस प्रेशर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। एसआई यूनिट पास्कल, मैट्रिक यूनिट बार, बार होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पास्कल होता है न्यूटन स्क्वायर मीटर। एनर्जी वर्क हीट की एसआई यूनिट जूल, पावर की एसआई यूनिट वाट, चार्ज की कूलाम, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फराड, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट सीमेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर, फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, इंडक्टेंस की हेनरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की लाइट ईयर, वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम, हाई स्पीड जो मल्टीपल्स ऑफ साउंड के रूप में होते हैं, मैक जो जेट फाइटर जेट का होता है, फ्लो ऑफ वाटर क्यूसेक, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, थिकनेस ऑफ ओजोन, डॉप्सन एंड नॉइस की डेसिबल। कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में जानना जरूरी है जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जिस और उन डिवाइसेस से हम क्या मेजर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोनार जो नेविगेशन में यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है, सबमरीन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं अंडर द वाटर। एनीमोमीटर से हम वेलोसिटी ऑफ विंड, इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ विंड को एनीमोमीटर से, आमीटर से इलेक्ट्रिक करंट, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सी, मैनोमीटर से प्रेशर ऑफ फ्लूइड, मैनोमीटर में वाटर कॉलम का इस्तेमाल होता है, जिसमें फ्लूइड, इसमें गैस और लिक्विड के प्रेशर का मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बैरोमीटर का इस्तेमाल, जिसमें पारा का यूज होता है, वाटर कॉलम की जगह पे पारा का कॉलम का यूज होता है, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी इन एयर में कितना ह्यूमिडिटी है, उससे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ईईजी से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ईईजी होती है। स्टेथोस्कोप से और जिसको कार्डियोग्राफ भी बोलते हैं, हार्ट की साउंड जो डॉक्टर लोग चेस्ट के पास लगाते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। रडार जिसमें रेडियो वेव यूज होता है, लोकेटिंग ऑब्जेक्ट इन एयर, जिसमें फाइटर जेट को पकड़ा जाता है। सिस्मोग्राफ जो जिसमें रिक्टर स्केल होते हैं, जिससे अर्थक्वेक को नापते हैं, उसकी स्केलिंग को करते हैं सिस्मोग्राफ से। पॉलीग्राफ से लाई को डिटेक्ट करते हैं। थियोडोलाइट से एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड अल्टीमीटर से हम हाइट को नापते हैं। अब कुछ हम लोग फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में जान लें, जो कौन-कौन से फिजिकल एलिमेंट्स वेक्टर होते हैं, कौन-कौन से फिजिकल एलिमेंट्स स्केलर होते हैं। तो वेक्टर में हमारा इंपॉर्टेंट हो गया वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। और स्केलर में इंपॉर्टेंट है मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, प्रेशर एंड वर्क। थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं। वेक्टर में क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन होता है, बट स्केलर में ओनली क्वांटिटी होती है। जैसे वेट की बात करें तो वेट वॉल्यूम, वैक्यूम के केस में जीरो होता है। अगर लिफ्ट में हम वेट घटता बढ़ता है, बट मास फिक्स होता है, मास घटता बढ़ता नहीं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, हम एक सर्कल में स्टार्ट पॉइंट से घूम के और एंड पॉइंट वहीं पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस कवर हुआ। तो जिसमें हमारा मीनिंगफुल डायरेक्शन हो और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मेजरमेंट का कंसेप्ट हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जिसमें सिर्फ क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो स्केलर होता है। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रेशर का आता है। प्रेशर क्या है, स्केलर है कि नहीं है। वर्क का आता है, एनर्जी का आता है।
बाकी इधर से डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के आधार पे है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो मूव करता ही रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैंड स्टिल पोजीशन में है और उसको अचानक से हम मूवमेंट में डाल दिए तो उसकी इनर्शिया उसको कुछ समय के लिए उसको स्टैंड स्टिल पोजीशन में ही रखेगी। जैसे अगर हम लोग, जिसका एग्जांपल है कि ट्रेन में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक मारता है, ब्रेक लगती है, तो हेड्स हमारे आगे चले जाते हैं या पूरी बॉडी जो है, हाफ बॉडी आगे चले जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसी मूवमेंट में बॉडी रहना चाहती है, बट ब्रेक लगा तो उसकी स्पीड कम होगी। बट हमारी जो बॉडी की स्पीड है वो चाहती है कि उसी इनर्शिया में रहे, सॉरी उसी मूवमेंट में रहे ड्यू टू इनर्शिया, जिसके कारण हम लोग आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी मास के ऊपर जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उसके मल्टीप्लिकेशन फोर्स के बराबर होंगे। और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ का मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि हर एक एक्शन, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड है हमारा कुछ छोटे-छोटे कांसेप्ट्स हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें से एक आध क्वेश्चन फँस जाते हैं, तो अगर नहीं पढ़े होते तो बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मास, उसकी जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उससे मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वो मोमेंटम बन जाता है। और मोमेंटम की एसआई यूनिट याद करने ज़रूरी है, केजी मीटर पर सेकंड। केजी क्या हो गया? मास का, और मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी का। तो उसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। और इसका एग्जांपल ये है कि जब विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करता है तो वो अपनी गेंद दस्ताने को पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को वो जीरो करने जिस फोर्स से उस गेंद आती है, उस फोर्स के कारण उसके हाथों पे मोमेंटम क्रिएट होता है, उस मोमेंटम को चेंज करके वो जितना टाइम पे वो उसकी फोर्स को, उसके इम्पैक्ट को वो रिड्यूस करना चाहता है। तो ये चेंज इन मोमेंटम का एग्जाम्पल है विकेट कीपर वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, आगे हम लोग देखते हैं, वो है वर्क के ऊपर। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने से अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, अगर उसके अंदर थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच मूवमेंट हो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ये पॉइंट यहाँ से जाके यहाँ हो गया, तो कहेंगे कि हमारा वर्क डन हुआ। और इसकी एसआई यूनिट होती है वर्क डन इक्वल टू फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है पावर। वर्क पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। जैसे वर्क का जूल और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। यानी 1 जूल 1 सेकंड के लिए अगर वर्क डन होता है तो वो पावर कहलाता है। इसका एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। पावर के बाद आता है एनर्जी। एनर्जी को समझना ज़रूरी है। एनर्जी वर्क डन की कैपेसिटी होती है। एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको ओनली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी मुख्यतः मैकेनिक्स में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसके एक स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होती है और काइनेटिक एनर्जी उसके मूवमेंट से होती है, उसके मोशन से होती है। एक स्टैंड स्टिल पोजीशन से होती है और एक मूवमेंट से होती है। दोनों का फार्मूला समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, mgh। एम फॉर मास, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच फॉर हाइट। जितना ज़्यादा हाइट पे होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी के केस में काइनेटिक एनर्जी होता है, का फार्मूला होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो ये जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे विंड एनर्जी की वेलोसिटी, विंड में जितनी जो भी होती है फॉर्म, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी को कौन कौन से ऑपरेटर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो एक छोटा सा अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर क्या होता है? इसको लोकल भाषा में जनरेटर भी कहते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। शाफ्ट को मूव कराते हैं और टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिसके कारण शाफ्ट मूव होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। माइक्रोफोन हम बोलते हैं तो उसके चिप में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर को हीट में करता है, हीट को हीट फिर इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होता है। बैटरी केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विंड टर्बाइन या विंड पावर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो फोर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जैसे ये एग्जाम्पल से बताया गया है कि ये बंदे की, इसने एक थ्रेड लगा के रखी है और ये थ्रेड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको ये ऐसे घुमा रहा है।
तो जब रोटेटरी मोशन होती है उसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, एक थ्रेड की तरफ और एक थ्रेड से बाहर की तरफ, जो कि उसके एकदम टेंजेंट के रूप में, उससे एकदम टेंजेंट के रूप में वो लगता है। तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो थ्रेड से सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों धुलते हैं, वो इतना मूव करता है हाई आरपीएम पे कि उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है कपड़े में वो पानी से निकल जाती है टेंजेंट के रूप में। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क को अगर हम टब में रख के और उसको एपरेटस से ऐसे जितना ज़्यादा तेज़ घुमाते हैं तो उसके अंदर की जो क्रीम होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीफ्यूगल। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। नेक्स्ट हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक बेहतरीन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी खोज की थी न्यूटन ने। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि ये दो मास के ऊपर लगता है, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फार्मूला होता है m1 मास का मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस को हम बढ़ा दिए, दुगना कर दें, तो उसके उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 1/4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हम, तो उसके स्क्वायर टाइम्स वो कम हो जाएगा। ग्रेविटेशन में ही एक कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई ऑर्बिट हो, ये यहाँ देखिए अर्थ है, इसकी एक ऑर्बिट है। इनका इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे ये अर्थ है, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है कि यहाँ तक ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशन के कारण वापस आ जाएगा, यहाँ से फेंकेंगे यहाँ जाके आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी हम बढ़ा के फेंकते जाए, एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे अगर हमने फेंक दिया तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर से वो बाहर निकल जाए, स्केप कर जाए और वो वापस ना आए, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। इस स्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो है निकाला गया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसी स्केप वेलोसिटी से हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, क्योंकि अर्थ से हमने छोड़े तो वो ऑर्बिट से बाहर चला जाए, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिमिट से बाहर जाके उसकी ऑर्बिट में चला जाए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जैसे सैटेलाइट्स अपनी एक सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में उसके अराउंड घूमता रहता है, क्यों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमता रहता है उस ऑर्बिट में। क्वेश्चन ये उठता है कि उस स्पेसशिप में उस सैटेलाइट से अगर हम एक एप्पल को फेंक दें जो घूम रहा है अर्थ के ऑर्बिट में, तो क्या होगा। अब एप्पल जमीन पे आ जाएगा कि वो स्पेस में चला जाएगा, या फिर वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, तो इसका आंसर है कि वो उसी ऑर्बिट में वो व्हीकल के साथ घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक आयरन और एक वुडन का, लकड़ी का बॉल, दोनों बॉल को वेट से कोई मतलब नहीं, अगर उनको हम एक ही हाइट से छोड़े वैक्यूम में, तो कौन सा बॉल पहले आएगा। इसका आंसर है कि दोनों बॉल एक साथ ही आएगा। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैक्यूम को छोड़िए, वैक्यूम का मतलब है कि जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट ये है। वैक्यूम अगर हटा भी दें, रेजिस्टेंस फ्री, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, लेकिन कोई रेजिस्टेंस ना हो, जैसे जिसमें एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, एयर का कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो ऐसे प्लेस पे अगर हम दो ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं सेम हाइट से, तो वो एक ही साथ आएंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एच के ऊपर डिपेंड करता है और जी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए वो उसके ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। तो जो अर्थ पे उसी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पे वेट होगा उसका 1/6 हो जाएगा, यानी अर्थ के ऊपर अगर उसका वेट 60 केजी है तो मून के ऊपर 10 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी को पोल पे उसका वेट मापा जाए और इक्वेटर पे वेट मापा जाए, तो उसके वेट में क्या फ़र्क होगा। पोल पे उसका मैक्सिमम वेट होगा, इक्वेटर पे मिनिमम वेट होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि पोल पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे वो मिनिमम होता है। तो ये अगर अर्थ है तो यहाँ पे उसकी मिनिमम होगी और यहाँ पे ये पोल पे उसका वेट मैक्सिमम होगा। इसलिए जब पोल पे जाते हैं घूमने के लिए तो अपने उनका वेट जो है काफ़ी अपने आप को हेवी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूम में क्या होता है, वेटलेसनेस होता है, अपने आप को कोई वेट महसूस नहीं होता है, बट मास मास जो है वो जीरो नहीं होता है। वेट जीरो हो सकता है वैक्यूम के केस में, लेकिन मास जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ इज मूविंग, एक जो पृथ्वी है वो 4,400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रही है, लेकिन हमें फील नहीं होता है उसकी स्पीड। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो
अर्थ हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है, लेकिन हम अर्थ से अटैच क्यों हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड हो गया ऑर्बिट के, अर्थ के ऑर्बिट के स्पीड के अनुसार वो जीरो होता है। रिलेटिव का मतलब दोनों का डिफरेंस जीरो है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में हमें क्या फीलिंग होती है अपनी वेट को लेकर? तो लिफ्ट में जब हम ऊपर जाते हैं तो वेट को हम गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो जी इंक्रीज करता है, और जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करता है। इसलिए हम अब जब हम नीचे लिफ्ट अचानक से जब नीचे आती है तो वेट लगता है कि वेट हमारा कम हो गया। तो ये इसका इम्पैक्ट है। ग्रेविटेशनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग और भी टॉपिक्स पे कवर करेंगे। एक पेंडुलम लास्ट टॉपिक है आज का, पेंडुलम क्लॉक्स। पेंडुलम क्लॉक्स क्या होता है कि एक आपने देखा होगा कि एक ऐसे और ऐसे ये मूव करते रहते हैं। पेंडुलम क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड ये कॉमन क्वेश्चन है कि पेंडुलम क्लॉक्स जो है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पेंडुलम के लेंथ के ऊपर। यानी एल इज प्रोपोर्शनल सॉरी टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी। यानी जो टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल टू रूट एल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। इससे एक क्वेश्चन आता है कि समर में जो पेंडुलम है वो क्या होता है? समर का जो क्लॉक होता है स्लो होता है या फास्ट होता है? इससे एक क्वेश्चन आता है। तो समर के केस में क्लॉक जो है वो स्लो हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। समर में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो उसका लेंथ होता है वो भी बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ने के कारण टाइम पीरियड, जैसा कि हमने पढ़ा था टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, तो हमारा टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक को एक एक बार जाके और वापस आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्लॉक क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट विंटर के केस में, जाड़े के केस में क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी उसकी लेंथ जो है वो घट जाती है। उसके बाद उसी के अनुसार टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो उस क्लॉक को एक बार जाने और आने में कम टाइम लगेगा, यानी क्लॉक जो है वो फास्टर हो जाएगा। तो समर के केस में क्लॉक स्लोअर हो जाता है और विंटर के केस में क्लॉक फास्टर होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विंटर में टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा है, समर में टाइम निकल ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे फिजिक्स का, एंड देन फिर केमिस्ट्री, एंड देन फिर बायोलॉजी को कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। थैंक यू सो मच।